हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग अब यहाँ पे अपना हेडिंग देते हैं। ये होगा हम लोगों का डबली रेनफोर्स सेक्शन। अब क्यों प्रोवाइड करते हैं ये आपको समझ में आ गया कि जब बीम का साइज रिड्यूस करना हुआ उस समय हम लोगों को रेनफोर्समेंट ज़्यादा रिक्वायर्ड हो जाता है। तो रेनफोर्समेंट तो हम लोग क्या करते हैं कि टेंशन जोन में हम लोग रेनफोर्समेंट तो देते ही हैं, साथ में हम लोग कॉम्प्रेशन जोन में दे देते हैं। अब कॉम्प्रेशन में आपका स्टील क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम है, मतलब सॉरी कॉम्प्रेशन जोन में कंक्रीट का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम है, स्टील से कंपैरेटिवली तो बहुत कम है। तो बहुत कम है तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम रिक्वायर्ड हो रहा था। तो इतना ज़्यादा वॉल्यूम तो हम लोग बढ़ा नहीं सकते हैं क्योंकि साइज़ का रिक्वायरमेंट हो रहा है कि साइज़ लिमिट कर दिया जा रहा है कि इस घर का अगर हाइट 3 मीटर है तो बीम मैक्सिमम 500 mm ही आएगा। अगर ये क्लाइंट फिक्स कर देता है कि 500 mm ही आएगा तो आप 500 mm विथ डेप्थ के हिसाब से आप विथ भी बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, ऑड लगेगा। तो उस विथ और डेप्थ के रिस्ट्रिक्शन में रेनफोर्समेंट इंक्रीज कर देते हैं। तो क्योंकि उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम है, ज़्यादा है रेनफोर्समेंट का, तो वो अगर आप थोड़ा भी इंक्रीज कर देंगे तो वो जितना आपको ज़्यादा वॉल्यूम में कॉन्क्रीट लगाते उसके कॉम्पेरेटिवली कम वॉल्यूम का स्टील से ही आपका काम हो जाएगा। तो ये आया एडवांसमेंट। जो सिंगली रेनफोर्स था उसके हिसाब से हम लोग एक एडवांस मेथड्स में आ गए। अब एडवांस मेथड्स में आ गए तो यही वाला जो बीम बना हम लोगों का, ये आ गया डबली रेनफोर्स सेक्शन। अब अगर यही बीम अगर सेम साइज का सिंगली रेनफोर्स भी बनता है, इसको सिंगली भी बना देते हैं एक बगल में, ये अगर सेम साइज का आपका अगर एक सिंगली रेनफोर्स भी बनता है तो क्योंकि सिंगली रेनफोर्स में आपका जो लोडिंग होगा वो कम बियर करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ रहा था 500 किलो न्यूटन। अब 500 किलो न्यूटन के लिए आप यहाँ पे दे रहे थे 3 बार 3 20 का डायमीटर का बार आप प्रोवाइड कर रहे थे। फॉर एग्जांपल मानते हैं अभी 500 किलो न्यूटन के लिए। अब बाकी पूरा कंक्रीट था, तो अगर हम इसको न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ मान ले तो ये तो दोनों बीम में सेम रहेगा। अब आपका यहाँ पे आप 3 20 तो यहाँ दे ही रहे हैं। अब ये आपका डबली सेक्शन है। अब क्योंकि डबली है, आप इसको डबली की तरह डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आपके पास एक एडवांटेज है कि आप यहाँ पे 2 स्टील और प्रोवाइड कर सकते हैं कैलकुलेट करके, और उसको उस स्टील को आप कंप्रेशन लेने के लिए फोर्स कर देंगे। मतलब ये पूरा जोन तो वैसे भी कंप्रेशन लेता है, ये टेंशन लेता है। अब ये जो 2 स्टील आप इंक्रीज किए इस सेक्शन और इस सेक्शन में, सिर्फ डिफरेंस देखिएगा तो ये 2 स्टील का है, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ है। इस वाले स्टील का भी हम लोग मार्किंग कर देते हैं। ये भी आपका अगर 3 20 ही है, ये भी 3 20 डायमीटर का है, तो ये 2 स्टील सिर्फ एक्स्ट्रा हुआ। अब ये 2 स्टील मिला करके ये जो टोटल लोड आएगा, हो सकता है कि ये आपका 700 किलो न्यूटन रेजिस्ट कर ले। यही चीज़ें निकालते हैं हम लोग न्यूमेरिकल जो करते हैं उसमें, यही चीज़ हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि अभी ये 500 ले रहा था, अभी 2 स्टील लगाने की वजह से 200 किलो न्यूटन एक्स्ट्रा आ गया। तो हर एक स्टील पे अगर आपका 100 किलो न्यूटन का एक्स्ट्रा फोर्स रेजिस्ट कर पा रहा है, तो अगर आप इसी वाले सेक्शन में 700 के लिए डिज़ाइन करते तो इसका डेप्थ और ज़्यादा रिक्वायर्ड आता, उतना ज़्यादा कंक्रीट आप प्रोवाइड करते, तब उसके बदले आप 2 स्टील प्रोवाइड कर दिए तो काम हो गया। और जितना ज़्यादा आप यहाँ डेप्थ प्रोवाइड कर रहे थे उतना, अगर यहाँ पे आपका फ्लोर हाइट है, ये आपका फ्लोर का बॉटम है, तो ये जो आपका क्लियर हाइट आपको मिलता है मूवमेंट के लिए, ये आपको कम से कम तो 2.5 मीटर से तो ज़्यादा होना ही चाहिए। ये तो मिनिमम हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये 7 फीट का तो हम लोगों का डोर होता है। 8 फीट से भी अगर कम हो जाएगा तो आपका जो नॉर्मल मूवमेंट है, जो आपके डोर का हाइट है, डोर के ऊपर अगर आप वेंटिलेशन देते हैं, वो सारी चीज़ें ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएंगी। तो आप इस हाइट को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि रेसिडेंशियल बिल्डिंग अगर 3 मीटर के हाइट का है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम ये आपको 500 से ज़्यादा अलाउ कोई नहीं करेगा, इसी रीज़न से कि ये हाइट कम हो जाएगा। तो फिर अब जैसे यहाँ पे फ़ैन चल रहा है, ये यहाँ पे इस तरह से फ़ैन लगा हुआ है, तो इस फ़ैन का जो आपको एयर का मूवमेंट होता है ये रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो इस बीम के इस साइड में जो भी पोर्शन रूम का होगा वहाँ हवा नहीं जाएगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए आपको जो हाइट होता है बीम का वो बहुत ज़्यादा जो होता है वो नहीं अलाउ किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों का आया डबली रेनफोर्स सेक्शन कि हाइट हम लोग कम प्रोवाइड करें और उस कम हाइट के साथ ही हम लोग रेनफोर्समेंट थोड़ा एक्स्ट्रा एडजस्ट कर दें, और उससे हम लोगों का बीम का कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाए। तो डबली रेनफोर्स सेक्शन के बारे में आप ये 2-3 बातें आप कह सकते हैं कि डबली रेनफोर्स सेक्शन जो होता है वो आपको एक्स्ट्रा लोड भी बियर कर लेता है सिंगली रेनफोर्स के कंपैरेटिवली। उसके बाद डबली रेनफोर्स सेक्शन में हम लोग टॉप में मतलब कंप्रेशन जोन में स्टील दे देते हैं, जो कि सिंगली रेनफोर्स में सिर्फ टेंशन में रहता है। अब इसको हम लोग समझते हैं कॉन्सेप्चुअली। ये तो हो गया, मतलब एक स्टोरी आप समझ गए, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब इसको हम लोग एनालिटिकली समझते हैं, मतलब न्यूमेरिकल सब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। ये मूवमेंट जो हम लोगों का, मान लीजिए कि आपका अंडर रेनफोर्स सेक्शन है,
तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन है तो मैक्सिमम मोमेंट कितना आ सकता है, एमयू लिमिट, क्योंकि ओवर रेनफोर्स तो आप जा ही नहीं सकते हैं, आईएस कोड आपको अलाउ नहीं करता है। तो आप या तो एमयू निकालेंगे अंडर रेनफोर्स के लिए, या नहीं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप बैलेंस सेक्शन पे आएंगे, उसके हिसाब से आपका एक मोमेंट आएगा एमयू लिमिट। अब यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि अगर एमयू लिमिट जो है ये अगर आपका आ रहा है 500 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है, ये अंडर रेनफोर्स सेक्शन के लिए एमयू लिमिट आएगा। अब अगर आपका एक बीम है जिसके लोडिंग के हिसाब से जब आप बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं तो आपको पता चलता है कि आपको 600 किलो न्यूटन मीटर का मोमेंट जो है वो इसी बीम के साइज पे, इसका हम लोग साइज दे देते हैं, ये फॉर एग्जांपल 300 है और इस टोटल को हम लोग बोल देते हैं कि ये 600 है, ठीक है। अब ये 300/600 mm का जो टोटल बीम है इसका एमयू लिमिट आया 500, इसका मतलब है कि बैलेंस सेक्शन के केस में बैलेंस्ड अंडर रेनफोर्स्ड सिंगली बैलेंस्ड सिंगली, इसके केस में आपका मैक्सिमम मूवमेंट आ सकता है 500 किलो न्यूटन मीटर। जैसे ही इससे ज़्यादा हुआ तो क्योंकि आप ओवर रेनफोर्स नहीं कर सकते हैं तो आप क्या करेंगे, रेनफोर्समेंट ऊपर कर देंगे, इसको आप डबली रेनफोर्स कर देंगे, तब ये 600 आप ले सकते हैं। इसका मतलब है कि ये वाला सेक्शन मैक्सिमम कितना रेजिस्ट कर लेगा, 500, ये तो कर ही रहा था सिंगली रेनफोर्स के केस में। अब जो एक्स्ट्रा आया वो आपको उसको यहाँ एडजस्ट करवाना है। अब ये जो 500 रेजिस्ट कर रहा था सिंगली रेनफोर्स, वो ये वाला स्टील, एक्चुअली ये वाला गलत लिख दिया, इसको यहाँ ऐसे नहीं बनाना चाहिए, ये वाला जो पूरा सेक्शन था ये आपका अंडर रेनफोर्स था, सिंगली रेनफोर्स था, तो ये आपका 500 किलो न्यूटन मीटर का बेंडिंग मोमेंट ले रहा था। कैसे ले रहा था, ये 3 स्टील और ये पूरा कंक्रीट मिल करके कंप्रेशन साइड का। अब क्या हो रहा है कि 600 लेना है तो ये पूरा सेक्शन प्लस ये वाला रेनफोर्समेंट, ये जो 2 रेनफोर्समेंट आप प्रोवाइड कर रहे हैं, ये दोनों मिल करके कितना ले रहा है, 100 किलो न्यूटन मीटर। तो इसका मतलब है कि आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि आपका ये एक सेक्शन है, ये आपका अंडर सिंगली रेनफोर्स्ड है और इस सिंगली रेनफोर्स में आपको यहाँ पे स्टील प्रोवाइडेड है कुछ भी एक्स अमाउंट का। अब इसमें अगर आप ऐड कर दिए सिर्फ स्टील, हम लोग इस डायग्राम में क्या किए थे, इस बीम में सिर्फ ये 2 ग्रीन स्टील ऐड किए थे, तो अगर हम इसी बीम के इसी बीम में अगर हम 2 स्टील ऐड कर दें तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो जो हम लोगों को फाइनल सेक्शन मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। अगर हम लोग इसको B बोलते हैं, इसको कैपिटल D बोलते हैं इस टोटल को, तो ये भी B है, ये भी कैपिटल D है, ये भी कैपिटल D है और ये भी B है। मतलब है कि एक ऐसा बीम जिसमें हम लोग ये डॉटेड लाइन देने का क्या मतलब है कि हम लोग ये कंक्रीट का ये शेप है ना, हम लोग कंक्रीट नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ ऐड कर रहे हैं ये 2 स्टील, बाकी सारा डॉटेड है। इसका मतलब है कि ये पूरा सेक्शन प्लस ये 2 स्टील इज इक्वल टू ये पूरा सेक्शन प्लस इसमें ये 2 स्टील और ये 3 स्टील, यही निकल करके आएगा। अगर आप लीनियर सम भी कीजिएगा तो ये लाइन प्लस नथिंग इजिकल टू ये लाइन सेम, मतलब आप इसको कह सकते हैं कि ये 1 है ये 0 है, तो 1 + 0 इजिकल टू 1, यहाँ पे 3 है यहाँ 0 है इजिकल टू 3, यहाँ पे 0 है यहाँ 2 है इजिकल टू 2, और ये सेक्शन है ये नो सेक्शन है। इसका मतलब है कि आपको ये भी आप कह सकते हैं कि ये भी 1 है ये भी 0 है, तो 1 + 0 इजिकल टू 1। तो ये आप कह सकते हैं कि सेम सेक्शन में आपका क्या हुआ कि आपका 2 स्टील एक्स्ट्रा ऐड हो गया, यही वाला सिंगली जो है ये इस 2 स्टील की वजह से डबली बन गया, ठीक है। तो इसमें अब आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सब देखिए क्या है। पहला, डबली रेनफोर्स सेक्शन हैज स्टील इन कंप्रेशन जोन, सही बात है, हम लोग कंप्रेशन जोन में स्टील देते हैं, सिंगली में नहीं होता है, ठीक है। डबली रेनफोर्स सेक्शन कैरी मोर लोड देन सिंगली रेनफोर्स्ड
सिंगली रेनफोर्स सेक्शन, मोमेंट इन डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन। अब इस केस में क्या होगा, वो मोमेंट mu डबली रेनफोर्स के केस में ये क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, mu लिमिट से। मतलब दैट इज कि मोमेंट इन डबली रेनफोर्स सेक्शन इज ग्रेटर देन मोमेंट इन डबली रेनफोर्स्ड इज ग्रेटर देन मोमेंट इन, या मोमेंट नहीं, मोमेंट कैपेसिटी, मोमेंट कैपेसिटी इन डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन इज ग्रेटर देन मोमेंट कैपेसिटी ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन। ठीक है, ये डबली रेनफोर्स के बगल में डी आर लिख देते हैं, नहीं तो बाद में फिर कंफ्यूजन होगा नोट्स देखने में कि ये डी आर कहाँ से आया। ये आपको डबली रेनफोर्स्ड, ठीक है, सिंगली रेनफोर्स्ड में एस आर लिखा हुआ मिल जाएगा नोट्स में। तो ये है हम लोगों का मतलब कि डबली रेनफोर्स्ड में हम लोगों का जो मोमेंट कैपेसिटी होता है वो भी सिंगली से ज़्यादा है, डबली रेनफोर्स्ड में जो हम लोगों का लोड कैरिंग कैपेसिटी होता है वो भी हम लोगों का सिंगली से ज़्यादा है। डबली में हम लोग कंप्रेशन साइड में भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब इसका एनालिसिस में आते हैं हम लोग। अब जो हम लोगों का नेक्स्ट पार्ट होगा वो होगा एनालिसिस ऑफ डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन, क्योंकि अब कॉन्सेप्ट तो सारा हो ही गया, वो तो हम लोग बीम में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें अब और कुछ डिस्कस तो करना नहीं है, सीधा इसका फॉर्मूला आपको बता देना है कि ये फॉर्मूला किस तरह से आता है, और ये भी आपको सिंगली रेनफोर्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसका वापस हम लोग इसी वाले इमेज को कॉपी करके ले आते हैं। अब ये हम लोगों का सेक्शन है। ठीक है, अब हम लोगों को एनालिसिस करना है। एनालिसिस में हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को वापस से सारी चीज़ें फिर से निकालनी है। पहला, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल लिमिट तो निकालना नहीं है क्योंकि उसका तो आपको पता चल गया कि एफ वाई पे डिपेंड करता है, उसके हिसाब से वैल्यू आ गया है। तो हम लोगों को लिख देते हैं यहाँ पहले टू फाइंड, कि हम लोगों को फाइंड क्या करना है। पहला, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, क्योंकि अब वो बदल जाएगा क्योंकि अब टॉप में रेनफोर्समेंट आ रहा है। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। दूसरा हम लोगों को फाइंड करना है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए या तो हम लोग C इंटू जेड करेंगे या तो T इंटू जेड करेंगे। तो जब C इंटू जेड करेंगे तो इसका मतलब है कि कॉम्प्रेशन फोर्स निकालना है, कॉम्प्रेशन फोर्स जिसको हम लोग C लिखते हैं। उसके बाद हम लोगों को टेंशन फोर्स निकालना है, टेंशन फोर्स, इसको हम लोग T से डिनोट करते हैं। अब जो हम लोगों को टेंशन फोर्स निकालना है, कंप्रेशन फोर्स निकालना है, जैसे हम लोगों को मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है तो C इंटू जेड करेंगे। तो Z क्या होगा, लीवर आर्म होगा। लीवर आर्म का फॉर्मूला आपको पता है, D माइनस 0.42 XU होता है। अब इस वाले में भी फॉर्मूला वही रहेगा, जो XU यहाँ आएगा उसके हिसाब से वो वैल्यू वैसे ही बदल जाएगा। तो आपको यहाँ पे लीवर आर्म फाइंड आउट नहीं करना है। लीवर आर्म का आपको फॉर्मूला पता है कि वी नो XU लिमिट इज इक्वल टू K इंटू डी, ये एज इट इज रहेगा। लीवर आर्म Z इज इक्वल टू D माइनस 0.42 XU। अब ये XU यहाँ आप फॉर्मूला फाइंड आउट कीजिएगा नया, ये वाला फॉर्मूला से जो भी वैल्यू आएगा न्यूमेरिकल उसको यहाँ पुट कर दीजिएगा, फॉर्मूला यही रहेगा लीवर आर्म का। तो आपका लीवर आर्म और XU लिमिट ये दोनों एज इट इज रहता है डबली रेनफोर्स में। इसका अगर हम आपको स्ट्रेस डायग्राम बनाए तो ये भी आपको बिल्कुल सेम वैसे ही बनेगा। ये यहाँ पे आपका टॉप में कुछ कंप्रेशन आएगा, यहाँ पे आपको ये टेंशन आएगा। तो ये टेंशन तो आपको सॉरी ये यहाँ नहीं आएगा, ये आएगा स्टील के लेवल पे। ठीक है, इस लेवल पे आपको टेंशन आएगा, ये स्टील का लेवल है। ठीक है, अब ये जो हम लोगों का यहाँ अगर हम लोग इसको न्यूट्रल एक्सिस एज्यूम करते हैं अभी, तो ये यहाँ से कुछ सीधा आएगा ऐसे,
इसके बाद ये यहाँ से ऐसे पैराबोलिक होके यहाँ पे आके मीट कर जाएगा। अब यहाँ पे जो चेंज हुआ ये वाला, अगर हम लोग स्ट्रेस की बात करें तो ये 0.446 FCK ही रहेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें तो चेंज हो नहीं रही हैं। चेंज ये हो रहा है कि यहाँ पे जो आप स्टील दे रहे हैं, इस स्टील के हिसाब से यहाँ पे एक हम रेड कलर से बना देते हैं, इस वाले स्टील के कॉरस्पेंडिंग आपका एक ये वाला भी स्ट्रेस आएगा। अब ये वाला स्टील जो है इसका स्ट्रेस कितना था, ये हम लोगों को पता था कि ये 0.87 FY है। अब इस 0.87 FY जो है ये क्या स्ट्रेस है, किसका, स्टील का। कौन सा वाला स्टील, जो टेंशन साइड में आ रहा है। तो हम लोग स्ट्रेस को अब इसमें जो RCC में हम लोग यूज़ करते हैं, यहाँ हम लोग स्ट्रेस को दिखाएंगे F से। जैसे हम लोग FCK का कंक्रीट का ग्रेड FCK दिखा रहे थे, तो FCK क्या था, स्ट्रेस था 25, FCK 25 है, FY 415 है। तो FY क्या था, स्ट्रेस था। कौन सा स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस। तो यील्ड स्ट्रेस कितना था, तो 415। जैसे हम लोग ये FY लिखते हैं 415, तो F क्या है, स्ट्रेस का मतलब है, F से मतलब क्या होगा, स्ट्रेस होगा, Y क्या होगा, यील्ड होगा। तो हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि यील्ड पे हम लोगों का 415 न्यूटन पर एम स्क्वायर होगा। तो ये क्या है, ये स्ट्रेस का वैल्यू है। तो हम लोग इसको शो करेंगे F से। अब ये F किसका है, स्टील का है। कौन सा स्टील, टेंशन साइड वाले का। तो हम लोग इसको बोलेंगे FST। ये इक्वल टू कितना होता है, 0.87 FY, ये हम लोगों को पता है। ठीक है, हम लोग यही यूज़ करते हैं। इसमें जब हम लोग यहाँ पे AST मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये टेंशन का फॉर्मूला बन जाता है। अब ये वाला स्टील जो ये कॉम्प्रेशन में है और इसमें भी स्ट्रेस आ रहा है, लेकिन कितना आ रहा है ये हम लोगों को नहीं पता है, क्योंकि हम लोग जो ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखे थे स्टार्टिंग में, वो आपके टेंशन वाले साइड का होता है कि जब हम स्टील में टेंसाइल फोर्स लगाते हैं तो उसका ये डायग्राम बन के आता है, जिसमें से हम लोगों को ये यील्ड वैल्यू मिला। इस वाले स्टील पर ये वैलिड नहीं होता है। तो इसका जो स्ट्रेस होता है ये होता है FSC, लेकिन ये FSC का वैल्यू कितना है ये हम लोगों को अभी नहीं पता है। ये हम लोगों को निकालना पड़ेगा इस डबली रेनफोर्स सेक्शन में, क्योंकि अब आपके पास पहले अननोन क्या होता था, ये लीवर डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस अननोन होता था, वो सारी चीज़। जैसे ये चारों आपके पास अननोन है, इस चारों के साथ साथ अब हम आपको लिखते हैं पॉइंट नंबर 5, ये आपको अननोन है, वो भी आपको फाइंड आउट करना है। और ये है आपका स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील। अब आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि ये भी हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज़ अभी और अननोन आता है। अब वो क्या आता है, इसका हम लोग एक स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं। यहीं पे एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। इसका स्ट्रेन डायग्राम कुछ ऐसा होगा। ये न्यूट्रल एक्सिस से ही पास करेगा, जीरो तो न्यूट्रल एक्सिस पे ही होना है। अब इसी कॉरस्पॉन्डिंग ये जो स्टील है इसका यहाँ पे एक स्ट्रेन भी आएगा। अब ऊपर वाला स्ट्रेन कितना था, ये था हम लोगों का 0.0035, ये तो हम लोग जानते थे। लेकिन अब इस स्टील के लेवल पे भी एक आपका स्ट्रेन आ रहा है, इसका वैल्यू भी हम लोगों को नहीं पता है, ये भी हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन SC। एप्सिलॉन हम लोग यूज़ करेंगे स्ट्रेन के लिए, पूरे RCC में 100 में भी करते हैं। यहाँ हम लोग स्ट्रेस के लिए सिग्मा की जगह F यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि सिग्मा जो है वो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में यूज़ कर लिया गया है। अब एक बार जो सिंबल यूज़ कर लिया जाता है वो रिपीट नहीं होता है, तो सिग्मा हम लोगों का वहाँ वर्किंग स्ट्रेस में आ चुका है। यहाँ हम लोग F से यूज़ कर रहे हैं स्ट्रेस को। ठीक है, तो अब ये हो गया क्या, एप्सिलॉन मतलब स्ट्रेन का, किसका, स्टील का। कौन सा स्टील, कॉम्प्रेशन वाले साइड का। ठीक है, यहाँ में अगर होता तो इसको हम लोग लिखते एप्सिलॉन ST। तो एप्सिलॉन ST तो हम लोगों को पता है 0.002 प्लस 0.87 FY डिवाइडेड बाई ES, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का एप्सिलॉन SC। एप्सिलॉन SC हम लोगों का क्या है, स्ट्रेन है। तो इसका मतलब है कि हम लोगों को स्ट्रेन इन कंप्रेशन स्टील भी निकालना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो हम लोग डबली रेनफोर्स सेक्शन में जो भी रिक्वायरमेंट हो, चाहे स्टील का पूछा जाए, मोमेंट पूछा जाए, डिज़ाइन करने बोला जाए, हम लोग सारी चीज़ें कर सकेंगे, क्योंकि हम लोगों को ये इतना सारा फॉर्मूला पता चल जाएगा। ये दो तो हम लोगों को पता है, इसको हम मार्किंग कर देते हैं, ये 1 है और ये आपका 2 है, ये 2 हम लोगों को पता है। ये 6 अगर हम लोगों को पता चल जाए तो हम लोगों को जो भी क्वेश्चन में आएगा, चाहे SSC के मेंस में आए, चाहे क्लास में आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में आए, आप सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। अब इसको एक एक करके फाइंड आउट किया जाएगा।
अब हम लोग एक एक करके आते हैं, एनालिसिस हम लोगों का जो चल रहा है इसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोगों को सबसे पहले निकालना है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अब न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ निकालने के लिए अब एक चीज़ आप समझिए ध्यान से कि क्या हो रहा है। इसको हम लोग लिखे एक्स यू। इस सेक्शन को हम लोग वापस एक काम करते हैं, इसको कट करते हैं और इसको पेस्ट करते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब इसको देखिए, ये हम लोगों का न्यूट्रल एक्सिस हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले एक न्यूट्रल एक्सिस मार्क कर देते हैं हम लोग येलो कलर से, ये ब्लैक से कर देते हैं। ये हम लोगों का न्यूट्रल एक्सिस चल रहा है। अब आपको पता है कि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर आपका कंप्रेशन है, नीचे आपका टेंशन है। पहले आपका न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो कंप्रेशन वाला जोन था, पहले आपका ये क्या था, ये इस वाले सेक्शन में अगर आप देखिएगा तो ये पूरा कंक्रीट था। तो अगर कोई आपको इसका एरिया निकालने का है तो आप b इंटू ये वाला जो डेप्थ है जो आप फाइंड आउट कर रहे थे न्यूट्रल एक्सिस का एक्स यू, अगर आप b इंटू एक्स यू करते थे तो पूरा कंप्रेशन का एरिया मिल जाता था। अब इस वाले बीम में आइए, ये था आपका सिंगली रेनफोर्स्ड, ये था सिंगली प्लस ये था इमेजिनरी, ये दोनों को कंबाइंड किए तो हम लोगों का बन गया डब्ली। अब इस डब्ली में क्या हो रहा है, अगर आपको कोई बोलेगा कंप्रेशन का एरिया बताइए तो ये टोटल कंक्रीट तो अब है नहीं। अब उस कंक्रीट में दो स्टील भी आपका प्रोवाइडेड है, अभी दो ही मान के चलते हैं, तो ये दो आपका स्टील प्रोवाइडेड है। इसका मतलब है कि ये टोटल कंक्रीट प्लस ये दो स्टील माइनस जहाँ पे ये स्टील आया वहाँ पे अब कंक्रीट नहीं है। उतना दूर तो आप जितना डायमीटर का आपका स्टील था और जितने लेंथ का था उतनी दूर का तो आपको ये वाला कंक्रीट बाहर निकालना पड़ा होगा, उसी के जगह पे तो आप रेनफोर्समेंट एडजस्ट किए हैं। तो इसका मतलब है कि टोटल कंक्रीट माइनस वो जो कंक्रीट निकला है प्लस उसके जगह पे जो स्टील आया है, ये टोटल इज इक्वल टू अब आपका कंप्रेशन फोर्स होगा। तो अब आपको कंप्रेशन फोर्स जो आप पहले अभी सिंगली में लिखा करते थे, इन सिंगली रेनफोर्स्ड C इज इक्वल टू 0.36 FCK BXU, यही होता था। अब डब्ली में जब आप आ रहे हैं तो इसमें आपको माइनस करना है थोड़ा सा कंक्रीट और ऐड करना है ये दो स्टील। तो इस दो स्टील को तो हम लोग अभी डायरेक्टली इसका जो टोटल एरिया है इसको हम लोग मेंशन कर देते हैं ASC। अब ASC जितना भी होगा वो हम लोग बाद में निकालेंगे, लेकिन अभी हम लोग इसको मेंशन कर दिए कि टोटल दोनों स्टील का जो एरिया कैलकुलेट किया जाएगा वो टोटल इज इक्वल टू ASC हो जाएगा। यहाँ 3 स्टील है, टोटल का एरिया AST हो जाएगा। अब 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, अभी हम लोगों का ये इशू नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोगों को यहाँ इन डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन, इन डबली रेनफोर्स्ड C इज इक्वल टू, अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो तो रहेगा ही एज इट इज 0.36 FCK BXU, ये तो टोटल सेक्शन है जो हम लोग पहले निकाल चुके हैं यहाँ से। अब इसमें माइनस करना है ये दो कंक्रीट और प्लस करना है आपको ये दो स्टील। अब जो माइनस करेंगे तो माइनस क्या करेंगे, ये हम लोग आपको बताया था थोड़ा देर पहले कि ये 0.36 FCK ये क्या है, ये हुआ आपका एक तरह से आप कह सकते हैं सिग्मा। ये क्या है आपका, ये आप कहेंगे एरिया। तो सिग्मा इंटू ए कर रहे हैं तभी तो हम लोगों का ये किलो न्यूटन में रिजल्ट आ रहा था ना, मतलब ये फोर्स हुआ हम लोगों का, हम लोग कंप्रेसिव फोर्स निकाल रहे हैं। तो हम लोगों को माइनस भी लाइक टर्म्स में करना पड़ेगा, इसका मतलब है सिग्मा इंटू ए माइनस होगा। अब जो कॉन्क्रीट आप निकाल रहे हैं उसका स्ट्रेस कितना है, 0.446 FCK। कैसे पता, यहाँ डायग्राम से पता, ठीक है। अब ये 0.446 FCK स्ट्रेस है, कितना हम निकाल रहे हैं कंक्रीट, जितना ये स्टील हम ऐड कर रहे हैं, जो डायमीटर का स्टील आप इंसर्ट करेंगे उतना ही डायमीटर का आपका जो कंक्रीट होगा वो बाहर हो जाएगा। तो हम इसको कह सकते हैं कि ASC एरिया का, जो भी ASC स्टील आएगा उतना ही एरिया का कंक्रीट निकल जाएगा। तो ये तो हम लोगों का इसमें से माइनस हो गया। अब ऐड हम लोगों को क्या करना है, ये दो स्टील, तो सेम स्टील का स्ट्रेस इंटू स्टील का एरिया। तो स्टील का स्ट्रेस हम लोग बताए हैं FSC इंटू एरिया, तो एज इट इज़ ASC ही रहेगा। अभी हम आपको बताए थे कि ये FSC आएगा, लेकिन ये FSC कितना है ये अभी हम लोगों को पता नहीं है। तो आप इसको इरेज कर देते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग ये प्लस माइनस क्या किए, ठीक है। तो ये स्ट्रेस इंटू एरिया, ये भी स्ट्रेस इंटू एरिया, ये भी स्ट्रेस इंटू एरिया। अब ये लाइक टर्म्स है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.36 FCK BXU
माइनस, अब दोनों में ASC है तो ASC कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 0.446, इसको इस तरह से लिखते हैं 0.446 FCK माइनस FSC इंटू ASC। अब किताब में आपको बुक्स वगैरह में इस तरह से भी लिखा हुआ मिलता है 0.36 FCK BXU प्लस FSC माइनस, पहले लिखा रहता है आपको 0.446 FCC इंटू ASC। फिर इसको किसी किसी बुक में इलेबोरेट करके इस तरह से भी लिखते हैं 0.36 FCK BXU प्लस FSC माइनस 0.446 FCK इंटू ASC। अब ये FCC क्या है? F स्ट्रेस, C कंक्रीट, कहाँ? कंप्रेशन में, मतलब इस कंप्रेशन वाले जोन में जो कंक्रीट है उसका स्ट्रेस, तो वो तो हम लोग जानते हैं 0.446 FCK है, बस उसको एक टर्म हम लोग दे दिए FCC। तो जैसे यहाँ अभी FST दिए थे 0.87 FY, उसी तरह से अब यहाँ पे हम लोग दे देंगे FCC इज इक्वल टू 0.446 FCK, FST इज इक्वल टू 0.87 FY। ये दो चीज़ तो हम लोगों को पता है, हम लोगों को नहीं पता है FSC, जो कि हम लोगों का अननोन है। ठीक है, अब ये हो गया आपका फॉर्मूला। तो अब चारों ही आपका फॉर्मूला एक ही चीज़ है, अब उसको हम अलग अलग तरीके से लिखे हैं। एक जगह पे माइनस यूज़ किए हैं, एक जगह पे प्लस यूज़ कर लिए हैं। स्टैंडर्ड जो यूज़ किया जाता है वो आपको यूज़ किया जाता है ये वाला, ताकि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कहीं पे कन्फ्यूज़न नहीं हो। ये आपका फॉर्मूला जो है स्टैंडर्ड C के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब आपका कंप्रेशन का फॉर्मूला मॉडिफाई हो गया। सिंगली में यूज़ कर रहे थे सिर्फ ये फॉर्मूला, इसलिए हम इसको यहाँ पे लिखे हैं। डबली में अब यही वाला फॉर्मूला जो है ये चेंज होकर के आपका ये वाला फॉर्मूला बन गया है। अब इसी के हिसाब से आपका जो टेंशन वाला साइड था ये भी चेंज होगा। तो जब टेंशन वाले में आएंगे तो अब देखिए टेंशन वाले में क्या हो रहा है, पहले यहाँ पे 3 स्टील था। अच्छा एक चीज़ यहाँ मिस हो गया, सॉरी, इस वाले में जब हम इमेजिनरी सेक्शन यूज़ किए तो हम क्योंकि यहाँ पे 2 स्टील यूज़ किए हैं, तो ये वाला जो CG जो हम न्यूट्रल एक्सिस बना रहे हैं, तो अगर हम सिर्फ ये 2 यूज़ किए तो ये पूरा सेक्शन में क्या होगा कि अनबैलेंस हो जाएगा, क्योंकि ऊपर 2 स्टील एक्स्ट्रा आ गया, इमेजिनरी सेक्शन है। तो इमेजिनरी को बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ 2 रेनफोर्समेंट और प्रोवाइड करते हैं। तो इसका मतलब है कि जब हम टोटल सेक्शन की बात करते हैं तो टोटल सेक्शन में हम मैक्सिमम 5 बार एडजस्ट कर सकते हैं, रिमेनिंग जितना आएगा वो 2 ऊपर रहेगा। तो अब आप इसको देखिए कि ये सिंगली था, सिंगली से हम लोग ये डबली बना रहे थे, तो हम लोग इसको ऊपर में 2 स्टील प्रोवाइड किए। जैसे ही 2 स्टील प्रोवाइड करेंगे तो सिंगली के हिसाब से जो हम ये XU निकाले हैं ये चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि ये 2 जैसे ही यहाँ इंसर्ट करेंगे तो ये CG जो है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा। तो इसको मेंटेन रहे इसके लिए हम लोग 2 स्टील नीचे भी प्रोवाइड करते हैं। तो टोटल स्टील 3 + 2 = 5 हो जाएगा। ये उस समय बताना मिस हो गया था। अब आपका टोटल स्टील इधर 5 है, हर हाल में टोटल का एरिया क्या होगा, AST ही होगा। यहाँ 2 स्टील है ASC। अब वापस आइए टेंशन साइड में। अब टेंशन में क्या हो रहा है कि सिंगली में आप यहाँ 3 रेनफोर्समेंट दे रहे थे, डबली में आप 2 रेनफोर्समेंट दे रहे थे, तो टोटल रेनफोर्समेंट कितना हो गया, 5 रेनफोर्समेंट हो गया। इसको अगर अभी हम नाम दे दें AST1 पहला वाला सेक्शन में, इसको हम नाम दे दें AST2, तो ये टोटल जो हम लोगों का AST निकला था ये क्या हो जाएगा, AST1 प्लस AST, इसको पीछे लिख देते हैं थोड़ा, ये टोटल AST हो जाएगा AST1 प्लस AST2। तो मतलब है कि जब आप सिंगली में AST बोल रहे थे तो वो सिर्फ AST था, अब जब आप डबली में AST बोलेंगे तो वो AST1 प्लस AST2 हो जाएगा। 1 जो सिंगली रेनफोर्स का आएगा, 2 जो आपका इमेजिनरी वाले में एक्स्ट्रा ऐड होगा इसको बैलेंस आउट करने के लिए। तो टोटल आपका AST हो जाएगा AST1 प्लस AST2। तो अब अगर हम टेंशन साइड में आए तो यहाँ स्ट्रेस कितना है, 0.87 FY। अगर हम इसमें यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें टोटल AST तो हम लोगों का ये क्या बन जाएगा, T का फॉर्मूला बन जाएगा। यही तो हम लोग कर रहे थे अभी तक। तो इसको हम लोग अब नेक्स्ट वाले पेज पे यहाँ लिख देते हैं, T = 0.87 FY। अब इसका हम कलर चेंज करके इसको AST लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि ये जो है ये टोटल AST है। ठीक है,
अब इसको इस तरह से भी बुक्स में लिखा रहता है 0.87 FY इंटू AST1, मतलब इसी AST को ब्रेक कर दिया जाता है और इस तरह से लिख दिया जाता है AST2। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका टेंशन का फॉर्मूला, और डबली रेनफोर्स्ड वाले केस में यही फॉर्मूला आपका यूज़ किया जाएगा आगे, जब भी हम लोग न्यूमेरिकल वगैरह देखेंगे उस समय यही यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना था, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस अभी नहीं किए, कंप्रेशन मिल गया, टेंशन मिल गया। अब हम लोग कंप्रेशन इजिकल टू टेंशन करेंगे तो मेरा डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग C इजिकल टू T करते हैं तभी तो बैलेंस होता है। तो जिस पॉइंट पे वो बैलेंस हो रहा है वही न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ है। तो वापस यहाँ पे हम लोग अब करेंगे नाउ C इज इक्वल टू T। तो C इज इक्वल टू T, तो अब नया C कौन सा है हम लोगों का, ये वाला, इसको हम लोग लिखेंगे। तो ये आ जाएगा 0.36 FCK B XU प्लस FSC माइनस 0.446 FCK इंटू ASC इज इक्वल टू 0.87 FY। अब जैसे भी AST लिखना हो हम ऐसे वाला लिख दे रहे हैं, ठीक है, AST। अब इसमें आपको अगर जैसे सेम हम लोग सिंगली में किए थे, ये XU हम लोगों को निकालना है, तो सारी चीज़ों को हम लोग एक तरफ ले जाएंगे, XU को इधर रहने देंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इस प्लस वाले पूरे में इसको हम लोग इधर माइनस में कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 0.36 FCK B XU इज इक्वल टू 0.87 FY AST माइनस हो जाएगा FSC, अंदर वाला तो एज इट इज ये सब चलता रहेगा, मतलब ये टोटल टर्म जो प्लस में था ये अब माइनस में हो गया। ठीक है, FCK इंटू ASC इज इक्वल टू 0. अच्छा ये तो हो गया। अब इस XU को इधर रहने देते हैं और इस पूरे टर्म को हम लोग इधर ले आते हैं 0.87 FY AST माइनस FSC माइनस 0.446 FCK ASC होल डिवाइडेड बाई 0.36, इधर वाला ये जितना टर्म था ये इधर आ गया 0.36 FCK B। ये हो गया हम लोगों का XU का फॉर्मूला। डबली रेनफोर्स्ड के केस में ये फॉर्मूला आएगा। अब ये याद रखना इसको बहुत ही आसान है। कैसे याद रखेंगे अभी हम आपको समझा देते हैं। अगर इसको ध्यान से देखिएगा इस फॉर्मूला को, तो सिंगली रेनफोर्स का फॉर्मूला क्या होता था न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ 0.87 FY AST डिवाइडेड बाई 0.36 FCK B। अगर अभी हम आपको एक यहाँ पे मार्क कर देते हैं हाईलाइटर से, ये वाला जो पोर्शन है 0.87 FY AST डिवाइडेड बाई 0.36 FCK B, ये आपका एज इट इज़ है जो फॉर्मूला था। इसको अगर हम पूरे को, इस वाले पोर्शन को अगर हम कट करें, ये सारा अभी हम बाद में चेंज कर देंगे, अभी हम आपको समझाने के लिए अगर हम इसको यहाँ से यहाँ लिख दें और यहाँ से हम इसको अगर इरेज कर दें, तो आप कह सकते हैं कि ये वही फॉर्मूला है 0.87 FY AST डिवाइडेड बाई 0.36 FCK B। इसमें सिर्फ ऊपर वाले टर्म में ये माइनस हो रहा है। क्या माइनस हो रहा है, सेम वही FSC इंटू ASC माइनस 0.446 FCK इंटू ASC। मतलब जो स्टील आप ऐड किए, जो कंक्रीट आप निकाले, उतना सा इफेक्ट ही बस यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो सिंगली और डबली में फ़र्क भी तो यही पड़ रहा था, आप कंप्रेशन साइड से थोड़ा सा कंक्रीट निकाले, उसके जगह पे स्टील ऐड कर दिए, जितना स्टील ऐड किए उतना ही कंक्रीट निकाले थे। ये वाला पोर्शन को आपको हर जगह पे याद रखना है बस। कंप्रेशन में भी यही वाला चीज़ इतना सा ऐड हुआ। अगर आप इसको देखिएगा तो ये पूरा आपको, ये सिंगली रेनफोर्स का था, ये वाला पोर्शन ऐड हो गया। तो बस यही चीज़ का ध्यान रखना है, आपको सिंगली और डबली का फॉर्मूला आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग अंडू कर देते हैं। ये हो गया हम लोगों का न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला। अब हम लोगों का XU भी मिल गया, तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस भी हम लोगों का हो गया। अब हम लोगों को मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, C इंटू जेड, T इंटू जेड। वापस आ जाते हैं। अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। MU किधर से भी कर लीजिए, कॉम्प्रेशन के साइड से कर लीजिए, तो C इंटू जेड करना पड़ेगा। C आपको पता चल चुका है 0.36 FCK B XU इंटू D माइनस 0.42 XU। ठीक है, अभी यहाँ पे अब एक कॉन्सेप्ट आना शुरू होगा, अब वो समझिएगा ध्यान से। C इंटू जेड करना है। अभी टोटल C जो है आपका ये वाला है। अब इसमें दो टर्म है, ये टर्म प्लस ये टर्म।
इस वाले टर्म के साथ भी न्यूट्रल एक्सिस जो लीवर आर्म का है डेप्थ वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस वाले के साथ भी करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग चाहे तो ऐसे ब्रैकेट करके पूरा लिख सकते थे, लेकिन नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये टर्म और ये टर्म दोनों अलग अलग है। अगर आप डायग्राम में आएंगे तो डायग्राम में ये वाला जो टर्म है आपका 0.36 FC के, ये इसका सेंटर कहीं यहाँ लाई कर रहा था। हम लोग जब निकाले थे इसको C फोर्स हम लोग बोले थे, ये क्योंकि अभी ये पूरे यहाँ मार्क कर देते हैं, इसको इस वाले जगह पे लाई कर रहा था। यहाँ से हम लोग क्या किए, ये वाला डिस्टेंस निकाले 0.42 XU और इसको हम लोग D से माइनस कर दिए, तो ये वाला डेप्थ हम लोगों को निकल करके आया लीवर आर्म। मतलब क्या, कंप्रेशन का सेंटर से टेंशन का सेंटर हम लोग क्या किए, उसको लीवर आर्म बोल दिए। अब जो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जब स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं तो एक स्टील यहाँ प्रोवाइडेड है, एक स्टील यहाँ प्रोवाइडेड है, ठीक है। इसका एक्चुअली ये एरो गलत हो गया, ये एरो इधर होगा, इस वाले साइड में नहीं होगा। अच्छा ये इमेज है ना, इसलिए इसमें इरेज नहीं होगा, इसमें हम आपको पेन से ही मार्क कर देते हैं। ये इधर नहीं होगा क्योंकि ये कंप्रेशन फोर्स है ना, ये अंदर की तरफ लग रहा है। हम सारे डायग्राम में सी हम लोगों का अंदर लग रहा है, टी बाहर लग रहा है, तभी तो कंप्रेशन हो रहा है। अब ये स्टील अंदर की तरफ एक स्ट्रेस दे रहा है, ये स्टील बाहर की तरफ दे रहा है, तो इस स्टील के बीच में ये हम लोगों का लीवर आर्म होगा कंप्रेशन वाले स्टील के केस में। अब ये लीवर आर्म कितना होगा, इस वाले स्टील को जो हम लोग ऊपर से प्रोवाइड करते हैं, इसको हम लोग एक डिस्टेंस नीचे प्रोवाइड करते हैं, इसको हम लोग नाम दिए DC। ये डिस्टेंस क्या होता है, ये डिस्टेंस होता है आपका कवर, क्लियर कवर। इतना क्लियर कवर हम लोग छोड़ते हैं, उसके बाद हम लोग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। सेम बॉटम के केस में भी आप देखिएगा कि इतना नीचे से हम लोग रेनफोर्समेंट छोड़े हैं, उसके ऊपर से हम लोग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किए, मतलब इतना कंक्रीट यहाँ पे हम लोग पहले प्रोवाइड करते हैं। ये क्या करता है, कोरोजन से बचाता है रेनफोर्समेंट को। अब ये कवर का वैल्यूज़ कहाँ मिलता है, ये मिलता है IS 456 2000 में। तो IS 456 2000 पे हम लोग जब अपना मैराथन लाएंगे, पूरा सिर्फ IS को डिस्कस करेंगे, तो उसमें आपको इसका टोटल स्पेसिफिकेशन दे देंगे। अभी के लिए आपको ये 25-30 mm वैल्यू होता है, जो आपको ध्यान रखना है कि ये आपको इस ऊपर से रेनफोर्समेंट इतना छोड़ा जाता है। ये क्वेश्चन में आपको बता दिया जाएगा कि कवर कितना यूज़ किया जा रहा है, तो आपको पता है कि ये 25-30-40 mm कुछ होगा। अब अगर हम बोलें कि ये वाले को अगर हम Z1 बोल दें, इस वाले को अगर हम Z2 बोल दें, हम आपको अगर बोले कि Z2 फाइंड आउट कीजिए, तो टोटल इफेक्टिव डेप्थ आपको पता है D है। आप D माइनस ये DC कर देंगे तो आपका टोटल ये लीवर आर्म निकल जाएगा। जब सिर्फ सिंगली के केस में देख रहे थे तो यहाँ पे कहीं आ रहा था कंप्रेशन आपका, तो ये डिस्टेंस हो रहा था हम लोगों का 0.42 XU, तो ये डिस्टेंस हो रहा था D माइनस 0.42 XU। अब स्टील के वाले के जो इतना आप ऐड किए हैं उसके केस में ये ऊपर से डिस्टेंस है DC, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा D माइनस DC। अब यही वाले को हम लोग यूज़ करेंगे, इसको हम लोग वापस अंडू कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ वापस आते हैं। ये हम लोग इतना सा फॉर्मूला यूज़ किए, इसके साथ तो हम लोग लीवर आर्म वही मल्टीप्लाई किए जो सिंगली में चलता आ रहा है, क्योंकि ये सिंगली वाले का फॉर्मूला है, सिंगली वाले का लीवर आर्म ये था। अब इसमें हम जैसे ये ऐड किए, ये FSC माइनस 0.446 FC के, ये जो कंक्रीट हम निकाले इंटू AC, ये मेरा हो गया C का फॉर्मूला। अब इसके साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, D माइनस DC, क्योंकि ये मेरा लीवर आर्म है। तो आप इसको अब इस तरह से कह सकते हैं कि ये है हम लोगों का C1 इंटू ये है हम लोगों का Z1 प्लस ये है हम लोगों का C2 और ये है हम लोगों का Z2। C1 Z1 प्लस C2 Z2 इज इक्वल टू C इंटू Z। ये हम लोगों का डबली रेनफोर्स के केस में होगा, ठीक है। अब ये हो गया। अब सेम अब इसको टेंशन साइड से निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा T इंटू Z। अब इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि ये 0.87 FY AST, ये हम लोगों का T का फॉर्मूला है डबली रेनफोर्स में। इसमें हम लोग D माइनस 0.42 XU मल्टीप्लाई कर देंगे, हम लोगों का T के साइड से भी हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोगों का डबली रेनफोर्स के केस में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी हम लोग निकाल लिए। अब बात आती है कि स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील, स्ट्रेन इन कंप्रेशन स्टील, ये दो भी अगर हम लोगों को पता चल जाए तो पूरा इसका न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि अभी ये टॉप में स्टील दे रहे हैं, स्टील का ना स्ट्रेस पता है ना स्ट्रेन पता है, तो फिर हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये सारा तो हम लोगों को पता है, लेकिन ये दोनों ही नहीं पता होगा तो ये सॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, एक एक करके फॉर्मूलाज में देखिए। न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ निकालना है आपको,
फॉर्मूला है 0.87 FY/EST, ये सारा आपको पता है, माइनस FSC। FSC का वैल्यू आपको पता ही नहीं है। अगर FSC नहीं पता है तो आप XU कैसे फाइंड आउट कर लेंगे। फिर माइनस 0.446 FCK, ये सब आपको पता है, सारी चीज़ें आपको मान लीजिए नोन है। लेकिन जब एक अननोन है, इसको फाइंड आउट करने के लिए बाकी सारी चीज़ें नोन होंगी तभी तो ये निकलेगा। अब ये इसमें ये भी अननोन आ जाएगा FSC, तो ये एक इक्वेशन बन जाएगा। तो इक्वेशन बनेगा तो सॉल्यूशन तो मिला नहीं आपका। तो आपको ये FSC फाइंड आउट करना है। अब ये FSC जो है स्ट्रेस, ये स्ट्रेन पे डिपेंड करता है, तो हमको पहले स्ट्रेन फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये एप्सिलॉन SC, ये वाला, और ये एप्सिलॉन SC, इसको यहाँ मेंशन कर देते हैं, ये है एप्सिलॉन SC और ये है आपका FSC। ये न्यूट्रल एक्सिस है आपका XU, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है MU, ये C है, ये T है। अब ये एप्सिलॉन SC अगर आप फाइंड आउट कर लेंगे तो फिर आप स्ट्रेस FSC फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक कंडीशन है जो अभी हम समझा देंगे। तो स्ट्रेन पहले आपको फाइंड आउट करना होगा। तो स्ट्रेन का इसका मतलब है कि आपको फॉर्मूला निकाल लेना है। अगर आप स्ट्रेन का फॉर्मूला निकाल लेते हैं तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो हम लोग वापस से यहाँ पे एक स्ट्रेन डायग्राम नेक्स्ट पेज में बनाते हैं। ये हम लोगों का स्ट्रेन डायग्राम हुआ। ठीक है, ये हो गया 0.0035, ये हो गया 0.002 प्लस 0.87 FY डिवाइडेड बाई ES। और डबली रेनफोर्स्ड है क्योंकि, इसलिए यहाँ पे एक सेक्शन भी इसका बना देते हैं। क्योंकि ये डबली रेनफोर्स्ड है तो यहाँ पे आपका जो स्टील आप प्रोवाइड कर रहे हैं उस स्टील के वजह से एक स्ट्रेन आएगा। क्योंकि अभी ये स्ट्रेन डायग्राम है, तो स्ट्रेन डायग्राम है तो आपको यहाँ पे एक स्ट्रेन आएगा जो कुछ इस वैल्यू का होगा। अब ये वैल्यू कितना है यही हम लोगों को नहीं पता है, तो हम लोग इसको सिमिलर ट्रायंगल लगा के फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हम लोगों का टोटल डेप्थ है न्यूट्रल एक्सिस का, XU। ठीक है, अब ये वाला डेप्थ हम लोगों को पता है कि ये क्या, अभी हम लोग नाम रखे थे इसका DC, मतलब टॉप वाले का जो कवर है ये हम लोगों को पता रहेगा कि IS कोड हम लोगों को बता देता है कि जो बॉटम में दे रहे हैं वही टॉप में देना है। तो अगर बॉटम में 40 है तो टॉप में 40 होगा। तो ये हम लोगों को वहाँ से मिल जाएगा। ये कोई फॉर्मूला नहीं होता इसका, सिर्फ वैल्यू होता है डायरेक्टली। अब ये DC है, ये XU है, ये 0.0035 है, ये एप्सिलॉन SC है जो कि वैल्यू हम लोगों को नहीं पता है। अब यही हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लगा देते हैं अप्लाइंग सिमिलर ट्रायंगल रूल, अप्लाइंग सिमिलर ट्रायंगल रूल। तो हम लोगों का हो जाएगा 0.0035 डिवाइडेड बाई XU इज इक्वल टू एप्सिलॉन SC डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन SC डिवाइडेड बाई XU माइनस D डैश। ये टोटल, ये विथ डिवाइडेड बाई ये वाला डेप्थ, तो फिर ये वाला विथ डिवाइडेड बाई ये वाला डेप्थ। तो ये वाला डेप्थ कितना हो जाएगा, XU माइनस DC। तो ये हो जाएगा XU माइनस DC। ये हो गया सिमिलर ट्रायंगल। अब एप्सिलॉन SC अगर निकालना है आपको तो एप्सिलॉन SC इक्वल टू इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 0.0035 मल्टीप्लाइड बाई XU माइनस DC डिवाइडेड बाई जो XU हम लोगों का यहाँ है। ये हो जाएगा एप्सिलॉन SC का फॉर्मूला। अब एप्सिलॉन SC अगर आपको निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला में XU पुट करना है, DC पुट करना है और आपको एप्सिलॉन SC निकल जाएगा। ठीक है, अब कई बुक में ना यही वाला फॉर्मूला हम दोबारा लिख देते हैं। ये एप्सिलॉन SC इज इक्वल टू 0.0035 इंटू XU माइनस D डैश। कई बुक में इसी DC को D डैश भी लिखते हैं, तो ये आपका वैसा हो जाएगा, D डैश हो जाएगा, दोनों ही फॉर्मूला है। ठीक है, अब आपको एप्सिलॉन SC निकालना है तो आपको XU और D डैश पता होना चाहिए। ये दोनों पता हो जाएगा तो आपको एप्सिलॉन SC निकल जाएगा। इसका मतलब है कि इसमें XU पता होना चाहिए, और जब हम XU निकाल रहे थे तो हमको उसमें FSC पता होना चाहिए। अब FSC नहीं पता है तो XU नहीं निकला, XU नहीं निकलेगा तो एप्सिलॉन SC नहीं निकलेगा, एप्सिलॉन SC नहीं निकलेगा तो वापस से FSC नहीं निकलेगा। इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये आपको FSC निकालना है तो FSC डिपेंड करता है किस पे, एप्सिलॉन SC पे। एप्सिलॉन SC डिपेंड करता है किस पे, XU पे, और XU डिपेंड करता है किस पे, FSC पे।
ये एक चेन चल रहा है, आपका साइकिल चल रहा है। XU निकालना है तो एप्सिलॉन निकालो, एप्सिलॉन निकालना है तो XU निकालना है तो FSC निकालो, FSC निकालना है तो एप्सिलॉन निकालो, और एप्सिलॉन निकालना है तो वापस XU का ही ज़रूरत है। तो ये सॉल्व कैसे होगा? तो इसके लिए आपको यहाँ पे इटरेशन आता है। इटरेशन क्या कि आपको अब यहाँ पे एक एजम्पशन लेकर के चलना पड़ेगा। अब एजम्पशन क्या कि जब आपको कुछ नहीं पता है तो सबसे पहले आपको इतना तो पता है कि आपको ये दो चीज़ निकालना है, ये स्टील का स्ट्रेन, ये स्टील का स्ट्रेस, ये दो चीज़ आपको निकालना है। आप यहाँ पे सबसे ईजिली क्या इमेजिन कर सकते हैं? आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि XU बराबर XU लिमिट रख दीजिए। अभी आप XU कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन XU को XU लिमिट रख देंगे तो ये तो आपको पता है ना कि 0.46 इंटू डी, 0.48 इंटू डी, 0.53 इंटू डी हो जाएगा। ये XU लिमिट को यहाँ पुट कर दीजिए। अब क्योंकि D आपको पता है तो ये 0.53 इंटू डी कीजिएगा, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगा, यहाँ भी पुट कर दीजिएगा। D डैश आपको पता रहेगा, आपको एक एप्सिलॉन SC निकल जाएगा। इस एप्सिलॉन SC के लिए आपको एक टेबल दिया रहता है FSC का, अभी हम आपको दिखा देंगे वो टेबल, तो उससे आपको FSC मिल जाएगा और उस FSC को आप यहाँ पुट कर देंगे तो आपको ये न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ निकल जाएगा। अब क्योंकि आप यहाँ एज्यूम किए थे XU बराबर XU लिमिट, अभी ज़रूरी नहीं है कि ये होगा ही, आपके केस में हो सकता है XU कम हो जाए, XU ज़्यादा हो जाए। तो आप जैसे ही यहाँ XU लिमिट पुट करके जो आप निकालेंगे XU, ये आपका फर्स्ट इटरेशन आया, मतलब फर्स्ट ट्रायल एंड एरर मेथड से अभी आपको पहला रिजल्ट मिला है। अभी पता नहीं है कि ये एक्यूरेट है कि नहीं। अब ये जो XU आपका रिजल्ट निकला है, इसको आप वापस ला करके यहाँ पुट कीजिएगा इसके जगह पे। अभी आप यहाँ पे XU लिमिट लिए थे पहला इटरेशन में, अब सेकेंड ट्रायल आएगा। सेकेंड ट्रायल आएगा तो यहाँ पे वो वाला XU होगा जो अभी जस्ट निकला है। मैथमेटिक्स में हम लोग न्यूटन राफ्सन मेथड यूज़ करते हैं, गॉस जॉर्डन मेथड यूज़ करते हैं। वहाँ हम लोग क्या करते हैं? इटरेशन यूज़ करते हैं, मतलब एक का वैल्यू निकालते हैं और लेटेस्ट वाले वैल्यू को यूज़ करके फिर आगे दूसरा वैल्यू निकालते हैं। ऐसे करते करते जहाँ पे मेरा वैल्यू इंटरेक्ट कर रहा है, मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है, वो मेरा फाइनल वैल्यू हो जाता है। अब एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए कि आप पहले XU लिमिट आपका आया 400, आप 400 यहाँ पुट किए, उसके हिसाब से एप्सिलॉन SC कुछ निकला X, उसके हिसाब से FSC निकला। FSC को आप यहाँ फॉर्मूला में पुट किए तो आपका XU आया 297। अब ये आपके एजम्पशन से तो बहुत दूर है, तो आपको पता नहीं है कि अभी XU एग्जैक्टली क्या है। आप इस 297 को फिर यहाँ पुट कीजिए, फिर जब आप देखेंगे कि ये XU1 निकला, फिर वापस जब आप एप्सिलॉन SC FSC निकाल के फिर जब आप XU2 निकालिएगा तो वो देखिएगा 307 आया। तो आपको ये तो समझ में आया कि 297 से 307 पहुँचा। अब आप तीसरा ट्रायल लीजिएगा सेम प्रोसेस से, हो सकता है आपको 305 आया। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि 297 से 397 के बीच में है। अब 297 से 307 के बीच में, इसके बाद ये वैल्यू 305 आया। फिर एक बार और आप जब निकाले और ये 304.92 आया तो आपको ये समझ में आ गया कि इसी जोन में कहीं पे है। तो आप इस वाले वैल्यू को फाइनल मान लेते हैं, या नहीं तो और एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो एक ट्रायल और ले लेते हैं, XU5 भी निकाल लेते हैं। तो उससे जो वैल्यू इंटरसेक्ट जहाँ पे होता है, जो वैल्यूज इक्वल आने लग जाता है, उसको हम लोग मान लेते हैं कि ये हम लोगों का डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फाइनल हो गया। ठीक है, तो वैसे करके आपका ये XU जो है ट्रायल एंड एरर के बाद निकलता है। तो XU निकालने के लिए इस FSC को अननोन था, इसका हम कलर चेंज कर देते हैं। ये याद रहेगा कि ये आपका अननोन वैल्यू है, ये आपको फाइंड आउट करना है FSC। अब ये फाइंड आउट करने के लिए आपको ये फॉर्मूला है FSC, यहाँ लिख देते हैं FSC डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन SC। स्ट्रेस है तो किस पे डिपेंड करेगा? स्ट्रेन पे ही डिपेंड करेगा। स्ट्रेन फाइंड आउट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। स्ट्रेन में आपको ये XU और DC, तो DC तो आपको मिल जाएगा D डैश और DC। XU आपको नहीं पता है तो XU यहाँ पे आप एज्यूम कर लीजिए, XU बराबर XU लिमिट। इसको अंडरलाइन कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं एज्यूम trial and error method, trial and error is required to find exact XU। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये सारा हो गया आपका डबली रेनफोर्स के केस में। अब यहाँ पे आप निकाल लिए डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस भी निकाल लिए थे, स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील भी आपको पता चल गया और स्ट्रेन इन कंप्रेशन स्टील भी आपको फॉर्मूला आप निकाल लिए। अब आपको सिर्फ यहाँ पे देखना है टेबल, जो कि आपका एप्सिलॉन SC निकल रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका एक FSC का वैल्यू होगा। क्योंकि अभी आप यहाँ देखिएगा तो यहाँ पे हम आपको
एक्सयू लिमिट पुट किए, सब कुछ किए तो एप्सिलॉन एससी निकला, लेकिन एप्सिलॉन एससी के हिसाब से जो एफएससी आया वो अभी यहाँ पे कहीं पे नहीं लिखा हुआ है। तो इसके लिए एक टेबल होता है। अब ये हम लोग नेक्स्ट वाले पेज पे उस टेबल को आपको दिखाते हैं। 2 टेबल है और दोनों टेबल आपको समझा देते हैं, फिर आपका डबली रेनफोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। अब आपके पास ये 2 टेबल है जिसमें आपको एफएससी का वैल्यू जो है वो मिल सकता है। ये टेबल्स अगर आप सेमेस्टर के एग्जाम्स दे रहे हैं तो आपको ये टेबल गिवन होगा, ठीक है। अगर आप एसएससी का भी, अगर आप मेंस का पेपर दे रहे हैं तो भी आपको ये एफएससी का जो वैल्यू यहाँ पे गिवन है आपको, ये आपको किसी न किसी तरह से या तो क्वेश्चन में गिवन होगा या क्वेश्चन पेपर के लास्ट में टेबल गिवन होगा, ठीक है। तो ये टेबल आपको याद नहीं रखना पड़ता है, इसके सारे वैल्यूज़ आपको मिल जाते हैं। अब ऐसा आपको 2 टेबल है, एक ये टेबल है और एक आपका ये टेबल है। अब ये दोनों टेबल में डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस ही समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर आपका जो सारा कैलकुलेशन होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। हम लोग जो अभी डबली रेनफोर्स सेक्शन पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग 2 तरीके से उसका आंसर्स निकालते हैं। पहला जो हम लोग एनालिसिस करते हैं, मतलब या तो लीवर आर्म फाइंड आउट करते हैं, या तो हम लोग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करते हैं, या मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। वो हो गया एनालिसिस वाला पार्ट। इसमें क्या होता है कि या तो अंडर रेनफोर्स्ड होता है या तो ओवर रेनफोर्स्ड होता है, बैलेंस नहीं हो पाता है। और जब हम डिज़ाइन करते हैं तो हम मान के चलते हैं कि अंडर रेनफोर्स्ड और ओवर रेनफोर्स्ड तो डिफरेंट क्राइटेरियाज है। हम लोग डिज़ाइन करेंगे बैलेंस सेक्शन बनाने के लिए, भले वो बैलेंस ना बने, वो अंडर बन जाए, ओवर बन जाए, वो अलग बात है, लेकिन हम लोग डिज़ाइन करते ही हैं। तो मतलब ही होता है कि जब डिज़ाइन कर रहे हो, मतलब जब खुद से साइज़ प्रोवाइड कर रहे हो तो वो साइज़ प्रोवाइड करो जो बेस्ट हो, तो वो होता है आपका बैलेंस सेक्शन वाला केस। तो जब हम लोग बैलेंस सेक्शन की बात करेंगे उस केस में आपको ये वाला टेबल यूज़ करना है, जिसमें आपको ये d'/d का रेशियो गिवन है। d'/d क्या है? d' है आपको ऊपर वाला कवर, जो ऊपर का रेनफोर्समेंट है उससे बाहर जितना आपको कवर है वो है आपका d'। d है आपका ओवरऑल डेप्थ, तो टॉप वाला कवर डिवाइडेड बाय आपका जो ओवरऑल डेप्थ है उसका जो रेशियो आपका निकल करके आएगा, या तो वो मतलब इसमें आपको 4 वैल्यूज़ दिया है, 0.05, 0.1, 0.15 या 0.2। जनरली इतने के ही रेंज में आएगा। जैसे आपका d' है फॉर एग्जांपल 40 mm, ये आपका 40 mm। अब ये 40 mm डिवाइडेड बाई आपका इफेक्टिव डेप्थ कितना हो सकता है? फॉर एग्जांपल मान लीजिए 600 mm, तो ये कितना हो जाएगा आपको 1/15। 1/15 कितना है? 0.06 के अप्रॉक्स। तो ये आपको 0.05 के आगे आएगा और 0.1 के पहले आएगा। इसका मतलब है कि इस बीच में आपका कहीं पे एफएससी जो है वो लाई करेगा। ये जो आपके 3 टेबल है जिसको भी हम बॉक्स बना रहे हैं, ये आपका एफएससी का वैल्यू है, ठीक है। अब ये किसके लिए है? अलग अलग ग्रेड के लिए, 250 के लिए है, 415 के लिए है, 500 के लिए है। आपको सिर्फ क्या करना है, ये d'/d का ये वैल्यू निकाल लेना है कि ये कितना आ रहा है। आपको इस टेबल में यहाँ पे 4 कंडीशंस गिवन है, इसके हिसाब से आपको चेक कर लेना है कि एग्जैक्ट अगर मैच कर रहा है तो फिर ये आपका एफएससी हो गया। जैसे अगर आपका ये वैल्यू निकल करके आया 0.05 और आपका स्टील है Fe415, तो Fe415 और 0.05 के लिए ये 355 आपका एफएससी हो जाएगा। इस एफएससी को आप पुट करेंगे और आप अपना आंसर निकाल लेंगे। लेकिन ध्यान रखना है ये ओनली फॉर बैलेंस्ड सेक्शन है। ये बहुत बार स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं कि टेबल ध्यान नहीं रहता है कि कौन सा टेबल यूज़ करना है किस वाले प्रॉब्लम में। जब बैलेंस सेक्शन, अब बैलेंस सेक्शन का मतलब क्या हुआ कि डिज़ाइन का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम ये भी लिख देते हैं कि डिज़ाइन के केस में ही हम लोगों का ये बैलेंस सेक्शन होता है और उस केस में ही हम लोग इस टेबल को यूज़ करेंगे। और जब हम लोगों का डिज़ाइन का क्वेश्चन नहीं होगा, हम लोग नॉर्मल कोई क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, कोई डेप्थ निकाल रहे हैं या हम लोग कोई मोमेंट निकाल रहे हैं, तो उस केस में हम लोगों का ये वाला टेबल यूज़ होगा। इसमें मतलब क्या है, इसको अभी मत देखिए, ये क्या है, कंफ्यूज हो जाइएगा। आपको स्ट्रेन पता है कैसे निकालना है, फॉर्मूला है आपके पास, अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए 0.0035 इंटू XU माइनस D' डिवाइडेड बाई XU। उससे आपका कोई स्ट्रेन आएगा जो इस टेबल के अंदर ही आएगा जनरली। अब इसके अंदर जब आपका आएगा तो उस कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन के लिए जितना स्ट्रेस है वो चेक कर लीजिए, वही आपका एफएससी है। तो आपको ये स्ट्रेन निकालना है, ये स्ट्रेन का जो वैल्यू आएगा वो आप उसके अकॉर्डिंगली आपका स्ट्रेस देख लेना है। अब या तो स्ट्रेन आपका एग्जैक्ट ये आ जाए या ये आ जाए, तो ये वैल्यू या ये वैल्यू फाइनल हो जाएगा। अगर दोनों के बीच में कहीं लाई करता है तो इंटरपोलेशन कर लेंगे, लीनियर इंटरपोलेशन, और लीनियर इंटरपोलेशन से जो हम लोगों का इन दोनों के बीच का जो वैल्यू आएगा वही हम लोगों का एफएससी हो जाएगा।
तो ये हम लोग कब यूज़ करेंगे? एनालिसिस में, मतलब जब भी कुछ कैलकुलेट करना है अंडर रेनफोर्स सेक्शन के केस में तो एनालिसिस, जब भी डिज़ाइन करना है तो इसका मतलब है कि बैलेंस सेक्शन, उस केस में आपका ये वाला टेबल। तो ये दोनों टेबल को समझ लेना है कि कौन सा कब यूज़ करना है। अब ये वाला जो आपका एफएससी का जो टेबल है जो आप अंडर रेनफोर्स के केस में बात कर रहे हैं, इसमें आप देखेंगे कि FE 415 के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन है, FE 500 के लिए भी स्ट्रेस और स्ट्रेन है, लेकिन FE 250 के केस में आपको नहीं गिवन है। अब आप FE 250 को समझने के लिए अगर आप इस वाले टेबल को दोबारा देखेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि किस FE 250 के लिए किसी भी कंडीशन की आप बात कर लें, एफएससी आपका सेम है, मतलब ये वैल्यूज हर जगह पे 217.4 है। इसका मतलब है कि ये 0.87 FY है। तो 0.87 FY ही तो हम लोगों का मैक्सिमम वैल्यू होता है स्ट्रेन का, तो ये स्ट्रेस का, तो ये आपका 0.87 FY जो है ये 250 के केस में हमेशा आता है। तो इसका मतलब है कि अगर आपके क्वेश्चन में जब आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं अगर उसमें दिया है कि FE 250, तो FE 250 जैसे ही लिखा और आपको अगर ये टेबल नहीं दिया तो आपको समझ जाना है कि FE 250 लिखा है और वैसे भी टेबल दे या टेबल ना दे आपका टाइम सेव हो जाएगा। FE 250 इसका मतलब है FSC इज इक्वल टू 0.87 FY, और ये तो हम लोग अभी तक लेते ही आ रहे हैं, हम लोग सिंगली रेनफोर्स भी किए थे, वहाँ पे हम लोग 0.87 FY ही लेते थे। ये तो प्रॉब्लम तब आया जब हम लोग डबली रेनफोर्स सेक्शन यूज़ करने लगे, और डबली रेनफोर्स सेक्शन में जब हम लोगों को टॉप के स्टील का स्ट्रेस चाहिए तो वहाँ पे अगर आप जब FE 415 यूज़ करते हैं या FE 500 यूज़ करते हैं, उस केस में आप इसको अगर डिवाइड करके देखिएगा तो ये आपका 0.8 FY के आसपास आ रहा होगा, 0.79 आ रहा होगा, 0.81 आ रहा होगा, 85 आ रहा होगा, लेकिन आपका ये इसमें से कोई भी वैल्यू जो है वो 0.87 इंटू FY के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि जो आपका टॉप में रेनफोर्समेंट होता है कंप्रेशन जोन में वो आपका टेंशन ले नहीं रहा होता, वो आपका कंप्रेशन ले रहा होता है, तो वो मैक्सिमम स्ट्रेस तक पहुंच ही नहीं पाता है कभी, मतलब नीचे का रेनफोर्समेंट फेल हो जाएगा, टूट के गिर जाएगा, लेकिन टॉप का रेनफोर्समेंट सिर्फ गिर जाएगा क्योंकि वो अब पूरा बीम गिर गया तो रेनफोर्समेंट भी गिरेगा, लेकिन टूटेगा नहीं क्योंकि उसका मैक्सिमम स्ट्रेस वैल्यू पहुंचा नहीं होता है। इसीलिए FE 415 और 500 के केस में हम लोगों को मेहनत करके निकालना पड़ रहा है, और अगर क्वेश्चन में गिवन है FE 250 तो हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे कि FSC इज इक्वल टू 0.87 FY, और FY हम लोगों को पता है कि 250 है तो वो मल्टीप्लाई करेंगे 0.87 इंटू 250 तो वो 217.5 ही आएगा न्यूटन पर mm²। ठीक है, ये है आपका ये दोनों टेबल का कॉन्सेप्ट। तो अब ये दोनों टेबल को हम आपके नोट्स में जो आपको देंगे उसमें इसको अटैच कर देंगे, अभी तो ये इमेज है, अब वो उस नोट्स में अभी अटैच कैसे करते हैं ये पता नहीं है, तो अभी फ़िलहाल आप ये इमेज देख लीजिए, इसका इमेज आपके नोट्स में जो है वो आपका आ जाएगा। अब वापस हम लोग अपने बोर्ड की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, यहाँ तक हम लोग आ चुके थे, ट्रायल एंड एरर आपको समझा दिए थे, इससे आप एप्सिलॉन एस सी निकालिएगा, एप्सिलॉन एस सी के हिसाब से अब आपको पता चल गया कि कौन सा टेबल देखना है, उसमें FSC आपको मिल जाएगा। और वैसे भी जब आप एप्सिलॉन एस सी कैलकुलेट कर रहे हैं तो एप्सिलॉन एस सी वाला तो टेबल एक ही है, दूसरा वाला टेबल में तो सिर्फ ये टॉप का D' आपको निकालना है, जिसको आप DC यहाँ लिखे हुए हैं, ये DC डिवाइडेड बाई D का रेशियो आपको ले लेना है, बस हो गया, उसके हिसाब से है। तो वो हमेशा ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइन के केस में हम लोग ऐसा करेंगे। ठीक है, तो इसके साथ ही आपका जो डबली रेनफोर्स्ड होता है उसका सारा कॉन्सेप्ट जो है वो आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इसमें अब और कुछ नहीं बचा है, जो फॉर्मूलाज थे वो हम आपको अंडरलाइन कर दिए हैं, बाकी पीछे आपके कुछ फॉर्मूलाज हैं ये सारे आपको लिखे हुए हैं, XU के लिए, C के लिए, ये सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे आपको समझा दिए हैं। अब जो रह जाता है वो यही है कि जब आप ये एप्सिलॉन एस सी के हिसाब से FSC निकाल लीजिएगा तो FSC निकालिएगा तो आप इसको यहाँ पुट कीजिएगा, इसको हम रेड से इसलिए मार्क किए थे कि इससे आपका डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकल जाएगा, और जैसे ही डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकल जाएगा अगर वो आपका एक्सियल लिमिट से कम है तो अंडर रेनफोर्स्ड है। आज जब अंडर रेनफोर्स्ड है तो आपको पता है कि मोमेंट इक्वल टू C इंटू Z कर देना है, C इंटू Z करेंगे, ये सारा वैल्यू इसमें आपको फिर से ये FSC अननोन था, इस FSC को भी हम मार्क कर देते हैं रेड से, इससे ये ध्यान रहेगा कि अदरवाइज फॉर्मूला याद रखते समय भूल जाते हैं हम लोग कि हम लोगों को निकालना क्या है। ठीक है,
तो ये हो गया हम लोगों का मोमेंट का ये फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम लोगों का कंप्लीट होता है डबली रेनफोर्स सेक्शन। अब आपके बीम के ऊपर लोड आया, लोड की वजह से बेंडिंग आया, बेंडिंग या तो आपका बीम सिंगली रेनफोर्स्ड है या तो आपका बीम डबली रेनफोर्स्ड है, उसके हिसाब से आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिए बॉटम के साइड में, आपका बीम सेफ हो गया बेंडिंग के केस में। अब यहाँ पे जो हम लोग ये लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स ये जो स्टार्ट किए थे फ्लेक्सर के केस वाला, ये आपका यहाँ पे आकर के कंप्लीट होता है। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स फ्लेक्सर ये जो हम लोग स्टार्ट किए थे ये इतने देर के बाद जाकर के अब आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स शेयर की तरफ बढ़ेंगे कि बेंडिंग का सारा कहानी हम लोग समझ गए, इससे ज़्यादा और कोई कहानी नहीं है बेंडिंग में। अब हम लोगों को समझना है कि जब शेयर आएगा तो फिर हम लोगों का बीम में कैसा आपका बिहेवियर होगा।